हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2021-22 के लिए शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे और इसके अंतर्गत हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है आप सभी के एग्जाम तक। मैं प्रत्येक यूनिट से कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करूं। इसके साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया है। 2020 में अलग अलग शिफ्टों में जितने भी एग्जाम हुए हैं पेपर 1 के, उन सभी को मैंने सॉल्व कराने का प्रयास किया है। उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर। उस प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने उसमें एनालिसिस किया कि टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं ताकि नए क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में पुट हो तो उनको आप आसानी के साथ सॉल्व कर ले। और देखिए वीडियो कैसे होने वाला है कि आप सभी को सारे क्वेश्चन यानी कि ये 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। मैं क्वेश्चन को रीड आउट करके आपको बताऊंगा, सारे विकल्प आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि वीडियो को पॉज करना है और सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करने का भी प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करता है। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और जो भी आप शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फ्लो चार्ट हो गया, चाहे आप बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोर्ड व्हाइट बोर्ड हो गया, मैप चार्ट हो गया, तो इन सभी का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, आप अपने स्तर से भी सोच करके इसका आंसर सही बता सकते हैं। देखिए पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है कि शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, बी ऑप्शन है छात्रों के ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए, और सी ऑप्शन है छात्रों का अध्ययन आकर्षित करने के लिए, और डी ऑप्शन है छात्रों को शिष्ट बनाने के लिए। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, उसी का जवाब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर छात्रों की ग्रहण स्तर को बढ़ाने के लिए जो है शिक्षण में जो है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम तमाम तरह के जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनका इस्तेमाल करते हैं तो जो बच्चों की ग्रहण शक्ति होती है, जो छात्रों की ग्रहण शक्ति होती है, जो नॉलेज को एक्वायर करने की जो आप बता रहे हैं उनको अपने अंदर लेने की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है जब आप टीचिंग हेल्पिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी देश के बारे में बता रहे हैं या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री उनके बारे में, तो जब एक आप मैप आपके पास होता है सामने, जब बोर्ड के बगल में लगाते हैं तो आप एज इट इज वर्ल्ड मैप में आप उस जगह को दिखा सकते हैं। तो बच्चे को काफी आसानी होती है उसको अपने अंदर लॉन्ग टाइम तक सेव करने की। तो यहां पर ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए जो है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है। इन चारों में से आपको बताने का प्रयास करना है कि इन सभी विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षार्थियों या छात्रों या विद्यार्थियों को परस्पर वार्तालाप करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है फिल्म का उपयोग, बी है लघु समूह चर्चा, सी है विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, डी देश व्यापक कक्षा कार्यक्रमों को टीवी पर दिखाना। सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में है बताना। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर लघु समूह चर्चा जो है आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा माध्यम, लघु समूह चर्चा एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अब जब लघु समूह में 4 से 5 लोगों के बीच में या 5 से 6 लोगों के बीच में आप किसी बात या टॉपिक पे, तथ्य पे चर्चा करते हैं तो सभी को अवसर मिलता है बातचीत करने का, सब कुछ बोलने का। तो यहाँ पर जो है कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों के लिए परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है, तो लघु समूह चर्चा। बाकी फिल्म का उपयोग, इसमें किसी भी प्रकार का जो है परस्पर वार्तालाप नहीं हो सकता। विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान जब दिया जाएगा तो वैसे भी आप बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको व्याख्यान सुनना होता है। देश व्यापक कार्यक्रमों, कक्षा कार्यक्रमों को टीवी पर दिखाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। राइट है आपका ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बी दिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है।
देखिए पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सामाजिक समानुरूपता होना चाहिए, बी है स्वनिर्देशन होना चाहिए, सी ऑप्शन है व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन होना चाहिए और डी ऑप्शन है स्वीकार्य कक्षा व्यवहार होना चाहिए। तो कक्षा अनुशासन का उद्देश्य क्या है इन चारों विकल्पों में से? आप भी स्कूल गए होंगे, आपको पता होगा कि स्कूल में आप कैसे मतलब रहते होंगे कि आप अनुशासन में रहते हैं, उसको कहा जा सकता है। तो उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताना कि कक्षा अनुशासन का उद्देश्य इन चारों विकल्पों में से क्या होता है। जैसे कि आप क्लासरूम में रहते हैं, आप जब भी स्कूलिंग आपने किया होगा तो उसमें आप शांत रहते होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे, तो वो एक अनुशासन के अंतर्गत आता। अगर आप शोर करते तो वो क्या होता, स्वीकार्य नहीं होता और टीचर आपको पनिशमेंट देता या दंडित कर देता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। यानी कि जो क्लास के अंदर स्वीकार है कक्षा व्यवहार, वही आपका यहाँ पर कक्षा अनुशासन का उद्देश्य होता है। यानी कि आपको ऐसा व्यवहार करना है जैसे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, क्लास का माहौल बेहतर रहे और इन्वायरमेंट बेहतर रहे। जैसे कि क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बीच में आपको शोर नहीं करना है, किसी से बातचीत नहीं करना है, नहीं तो टीचर क्या करेगा, पनिशमेंट आपको दे देगा, क्योंकि वो स्वीकार्य नहीं है। वो जो व्यवहार आप कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, वो व्यवहार स्वीकार्य नहीं शिक्षक को है और ये अनुशासन का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है, अनुशासन में आप नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और उसका आंसर भी आप सभी ने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि परीक्षण के मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलापों को सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर परीक्षण के संदर्भ में या परीक्षण के मानकीकरण के संबंध में कुछ क्रम दिए गए हैं ऊपर नीचे, उसको हमें क्या करना है, सही क्रम में लगा के इन नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए ये क्रम आपका जो होगा, सबसे पहले आपका इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है परीक्षण की योजना। क्या आता है, परीक्षण की योजना। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर परीक्षण के मदों की तैयारी। पहले तो योजना बनाएंगे, फिर तैयारी आपका आ जाएगा। पहले नंबर पे ये आपका हो जाएगा, दूसरे नंबर पे तैयारी हो जाएगा और तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा परीक्षण का परीक्षण किया जाना। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा और चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, विश्वसनीयता और विधि मान्यता का मूल्यांकन। यानी कि लास्ट में जो है आप उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये क्रम आपका होना चाहिए। यानी कि आप देखिए यहाँ पर पहले आपका आएगा ये, फिर उसके बाद से आएगा यहाँ पर पहला, फिर उसके बाद से हो जाएगा आई भी, ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाएगा यहाँ पर चौथे नंबर पे तीसरा आ जाएगा। तो ये क्रम देख लीजिए, इन चारों में से कौन सा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रम बनाया है उसके अनुसार आप देखेंगे कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है संगोष्ठी, बी है कार्यशाला, सी है व्याख्यान और डी है समूह चर्चा। तो आपको बताना है कि परस्पर संवादात्मक यानी कि आपस में एक दूसरे बातचीत कर सके और छात्र केंद्रित कौन सा विकल्प आपको इन चारों विकल्पों में से लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला जो दिया गया है संगोष्ठी, तो संगोष्ठी में बहुत सारे लोग वर्कशॉप में जो है शामिल होते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन परस्पर संवाद कम होने के चांसेज है। कार्यशाला भी और व्याख्यान में भी परस्पर संवाद होने के चांसेस कम है, लेकिन समूह चर्चा में परस्पर संवादात्मक यहाँ पे संवाद हो सकता है छात्रों का। तो ये छात्र केंद्रित होता है। समूह चर्चा क्या है, छात्र केंद्रित विधि है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए। इन चारों में से पूछा जा रहा है कि प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार की या कैसी होनी चाहिए। पहला है रंगीन और अच्छी प्रस्तुति होनी चाहिए उसमें, और बी है अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखने में सक्षम होना चाहिए, और सी ऑप्शन है कि जिसे सभी छात्र देख सकें, और डी ऑप्शन है जिसे तैयार करना और उपयोग करना आसान हो। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना कि प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है उससे अट्रैक्ट हों और उससे जो भी कंटेंट मिले वो उसे सीखने का प्रयास करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखने में सक्षम हो। यानी कि अब ऐसे ही छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए क्लास
4th के या 3 के, तो उनमें ज़्यादा अगर टेक्स्ट उनकी बुक में भर दी जाएगी तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। तो आप देखते हैं कि क्लास 1, 2, 3 में ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि पिक्चर्स जो इमेज होते हैं उनके माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास होता है, यानी कि चित्र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं छोटी कक्षाओं के बुक्स में। और जैसे जैसे बड़ी कक्षाओं में आप आते हैं तो उनमें आप देखते हैं टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होता है और पिक्चर बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन अब वर्तमान में आप देखेंगे कि जो कंपटीशन की जो बुक आ रही हैं तो उसमें भी फिगर जो है देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि फिगर से चीज़ों को आप समझने का प्रयास कर सके। तो यहाँ पर यही बताया गया कि अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखने में सक्षम हो। ऐसा नहीं कि किताब खोलते ही एकदम लगे कि बोरिंग हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कंटेंट उसमें क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री यानी कि प्रोजेक्टेड एडिट्स के अंतर्गत आता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। पहला है श्यामपट्ट, बी ऑप्शन है चित्रावली, फिर सी ऑप्शन है परिचित्रदर्शी और डी ऑप्शन है ग्लोब। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, परिचित्रदर्शी जो है आपका यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप प्रोजेक्टर को भी ले सकते हैं। आप देखते हैं एक प्रक्षेप आपके बोर्ड पे बनता है और उस पर काफ़ी कुछ टेक्स्ट और जो भी कंटेंट आपका होता है वो प्रोजेक्शन के माध्यम से प्रोजेक्टर से दिखाई देता है। तो ये परिचित्रदर्शी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। किस लिए शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है प्रभावी शिक्षण के लिए, बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, सी ऑप्शन है शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो शिक्षण सिद्धांतों को समझना क्यों आवश्यक है, इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी को जो है शिक्षण सिद्धांतों के अंतर्गत समझना आवश्यक है। पहला है कि प्रभावी शिक्षण के लिए। देखिए, जब शिक्षण से संबंधित जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं अगर उनको आप नहीं समझेंगे अच्छे से तब तक आप प्रभावी शिक्षण नहीं कर सकते। यानी कि जब तक आप बच्चों के मन के बारे में नहीं समझेंगे, बच्चे अधिगम कैसे कर रहे हैं, सीख कैसे रहे हैं विद्यार्थी, उनके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो टीचिंग आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर शिक्षण सिद्धांतों को इसीलिए समझना आवश्यक है। दूसरा है पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना को बनाने के लिए भी आपके शिक्षण सिद्धांत काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और इसके साथ ही साथ शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए भी ये सिद्धांत जो होते हैं उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ इन चारों में से क्या है। पहला जो है आपका ज्ञान उपदेश, बी है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, सी है व्यक्तिगत सामंजस्य और डी ऑप्शन है कौशल यहाँ पर अभिग्रहण। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ यानी अधिगम से क्या होता है। आप समझिए कि जब कोई चीज़ आप सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ नई स्किल को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर क्या होता है। तो देखिए, उसके बाद जो है आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। यानी कि पहले जो आपका व्यवहार था उसके बदले जब आपने लर्निंग की, सीखा, स्किल को एक्वायर किया तो आपके व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन आया। अगर मान लीजिए कोई भाषा ही आपको नहीं आती, जैसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो आपने स्पोकन की क्लास ली और बहुत बार जो है आपने प्रैक्टिस की बातचीत करने के लिए, तो आपकी इंग्लिश भाषा बेहतर हो गई। तो ठीक है, ये क्या करता है आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यानी कि पहले जब आप इंग्लिश नहीं बोल पाते थे तब दूसरों का इंप्रेशन आपके प्रति उतना बेहतर नहीं था, लेकिन जब अंग्रेजी आप बोलने लगे तब दूसरों का इंप्रेशन बेहतर हो गया। यानी कि आपके व्यवहार में यहाँ पर परिवर्तन हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अधिगम का सबसे उपयुक्त यहाँ पे अच्छा अर्थ क्या होगा, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपने ऑप्शन बी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है शैक्षिक दर्शन शास्त्र, बी है शैक्षिक मनोविज्ञान, सी है यहाँ पर शैक्षिक समाजशास्त्र और डी ऑप्शन है शैक्षिक राजनीतिक विज्ञान।
क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से शिक्षक द्वारा किसी विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है, किसके अनुसार। तो देखिए इसका राइट आंसर पहले आपको कमेंट बॉक्स में बता लेना है, और इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। प्रश्न में ये क्या पूछा गया था कि शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत जो है शिक्षक के द्वारा जो है शैक्षिक मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जो है ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चों को किस प्रकार का कंटेंट पसंद आता है, जब तक उसके बारे में हमें पता नहीं होगा तब तक जो है हम बेहतर कंटेंट कह लीजिए या उनकी रुचि के अनुसार जो है किसी भी विषय को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बालक के यानी विद्यार्थियों के मन के विज्ञान को हमें समझना होगा, कैसे वो समझते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। पहला है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी है छात्रों से गृह कार्य करवाना, सी है परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, और डी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। अब देखिए आनंदप्रद बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में टीचर क्या करेगा कि हास्यपद बातें करेगा खूब सारी और उनको इंटरटेन करेगा, स्टूडेंट को जो है इंटरटेन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब शिक्षक क्लासरूम में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है तो उस समय टॉपिक्स को इतना आसानी से या किसी चीज़ से रिलेट करके जोड़ के पढ़ाए ताकि बच्चे बोर ना हो और क्लास इफेक्टिव रहे। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अधिगम प्रक्रिया को जो है कैसे आनंदप्रद यानी कि बहुत खुशी खुशी बच्चे सीखें, और वो तभी होगा जब आप कंटेंट जो भी बता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और इसके साथ ही साथ बहुत ही आसान हो और सरल हो, ताकि बच्चे उसे अच्छे से अपने अंदर बिठा सकें, अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आप सभी को पता है कि आप सभी ने स्कूलिंग भी की होगी, कॉलेज में गए होंगे, तो सभी शिक्षक या सभी प्रोफेसर जो है आपके चहेते या आपके लिए फेवरेट नहीं रहे होंगे। किसी की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगती होगी कि ये टीचर क्या पढ़ा रहा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको सभी टीचर पसंद नहीं आते, क्योंकि सभी टीचर इस कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं और वो क्लास बोरिंग हो जाती है। बच्चे उस क्लास को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट के तरीके से या कह लीजिए या अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं। बस वो टाइम एक्सपेंड करते हैं 40 मिनट या 45 मिनट, उसके बाद वो कोशिश करते हैं जैसे ही क्लास ओवर हो मैं क्लास से बाहर निकल जाऊं। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको क्या करना है, बताना है। पहला जो ऑप्शन है कक्षा शिक्षक के द्वारा, यहाँ पे सी ऑप्शन ऊपर टाइप है प्रधानाचार्य के द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया विषय शिक्षक के द्वारा, और डी ऑप्शन है स्वयं छात्र के द्वारा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा शिक्षक के द्वारा। कक्षा शिक्षक के द्वारा जो है मनोवैज्ञानिक पहलुओं को अब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है प्रबंधित किया जा सकता है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है आजकल के कोई भी पेरेंट्स हो वो अपने बच्चे का मार्क्स जो है चाहे 10th में या 12th में या किसी में 7th 8th किसी क्लास में बहुत ही बेहतर परिणाम चाहते हैं कि 100% में से मेरा बच्चा जो है यहाँ पर 99.9% लेकर आए, यानी मैक्सिमम जितना ला सके। ठीक है, तो इसके वजह से बच्चों पे भी काफ़ी प्रेशर होता है एग्जाम का। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला देखिए यहाँ पर दोहराव करवाना,
बी ऑप्शन है परीक्षा के दौरान नकल करना, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएगा, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोहराव करवाना यानी बार बार उसको पढ़ना ताकि मैक्सिमम नंबर ला सके। प्रेशर एक अलग से विद्यार्थियों पर बढ़ता है कि नहीं मुझे ज़्यादा नंबर लाना है, क्योंकि कुछ लोग हैं, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं या समाज के लोग हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाऊं तभी मुझे अच्छा बालक माना जाएगा। बी जो है यहाँ पर कि परीक्षा के दौरान नकल करना। तो अब जाहिर सी बात है कि जब परिणाम आजकल आप जरूरत से ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस देंगे तो उस स्थिति में विद्यार्थियों के अंदर नकल करने की प्रवृत्ति भी हो सकती है, यानी परीक्षा के दौरान नकल करना, क्योंकि डर रहा है कि वो फेल हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, तो उस स्थिति में वो नकल कर लेगा। ठीक है, नकल यानी कि चीट कर लेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और आप सभी को पता है कि परिणाम या आकलन या मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। मूल्यांकन का मतलब यह होता है कि हम बच्चों का अंकन करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ाया, चाहे 6 महीने के कोर्स में या साल भर के कोर्स में, और कितना बच्चा सीखा है और किस प्रकार से, क्या मेरी टीचिंग में कोई प्रॉब्लम है जिससे बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। अगर मैक्सिमम बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है टीचिंग में प्रॉब्लम हो। अगर कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चों को कुछ समस्या आ रही है, उन समस्या को दूर करना है। तो मूल्यांकन के द्वारा ये सब कुछ पता चलता है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि जो अंकन हो जा रहा है, यानी जो नंबर आ जा रहे हैं, वो उसका मेन आकलन है, यानी कि उतना ही उसकी क्षमता है कोई भी विद्यार्थी की, तो ये आकलन जो है नंबर से आज के समय में कर लिया जाता है। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साह युक्त रहते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है एक शिक्षक के लिए जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साह युक्त रहता है, यानी कक्षा में पढ़ाने के लिए, क्लासरूम में जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी उत्सुक रहता है। पहला जो ऑप्शन है, उनकी अपने विषय में निपुणता संदेहजनक है जिसको वह अति उत्साह दिखाकर छिपाना चाहते हैं। और बी जो है यहाँ पर कि वह शिक्षण को नाटक रूप में परिणित करना चाहते हैं। और सी है कि वह विद्यार्थियों को शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं, इसलिए वो इतना उत्साहित रहते हैं। किस लिए? कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साह युक्त रहते हैं। इस संदर्भ में जो हमारा सबसे अच्छा कथन होगा कि वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं, यानी कि जो कुछ वो जानते हैं वो उनको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या रहते हैं, सदैव उत्साह युक्त रहते हैं। ये याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर, मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। बी है तेजस्वी छात्रों को अधिक वास्तविक अधिगम अनुभव प्रदान करना चाहिए। और सी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सही है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो मूल्यांकन के लिए समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए, जिसके लिए कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता की स्थिति आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए। पहला है यह अन्वेषण प्रक्रिया का एक अंश है। बी है इसको केवल पारंपरिक शिक्षण द्वारा प्रोत्साहित। और यहाँ पर सी ऑप्शन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है, किया जाता है यहाँ पर।
और उसके बाद से डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो आपका, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यह अन्वेषण प्रक्रिया का एक अंश होता है। क्या होता है? यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए, तो यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और नीचे दिए गए इन कोट्स में से यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं, दूसरा है यहाँ पर सभी छात्र सजातीय नहीं हैं, और तीसरा है कि विचारों की असहमति स्वाभाविक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस बात का मतलब ये तीनों बातें इसे आपको रखना है कि कक्षा में दूसरे भी विचार हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो भी टीचर आप अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं क्लासरूम में, तो ऐसा है कि नहीं आपका विचार सबसे बेहतर है। हो सकता है कि क्लासरूम में विद्यार्थियों का भी अपना कुछ विचार हो, तो ये नहीं हो सकता कि कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखकर ही आप अपने विचार को प्रस्तुत करें। दूसरा है कि सभी छात्र जो है सजाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी छात्र एक जैसे हैं। तो अगर आप कोई अपना विचार प्रकट करते हैं या विचार रखते हैं बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में, तो दूसरे विचार आपको देखने को न मिले। तो ये आपका भी, ये भी राइट हो जाएगा, दूसरा भी। और तीसरा है कि विचारों की असहमति स्वाभाविक है। तो अगर आप कोई विचार रखते हैं कि अंडे नहीं खाना चाहिए, क्लासरूम में कहते हैं बच्चों को, तो ये आपका विचार है। ऐसा नहीं है कि आपके विचार से सब एग्री करें, यानी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे कहें मुझे अंडे खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो विचारों की असहमति स्वाभाविक है, आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन उससे डिसएग्री भी जो है बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं, यानी असहमत हो सकते हैं। तो ये तीनों आपका सही है। तो कूट में जो है आप देखेंगे कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसमें दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है किसके अंतर्गत? निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है इन चारों विकल्पों में से किस ऑप्शन के अंतर्गत? पहला है प्रकृतिवाद के अंतर्गत, बी है यथार्थवाद के अंतर्गत, सी है आदर्शवाद के अंतर्गत, और डी है व्यवहारिकता के अंतर्गत। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें क्या करना है, लिख कर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवाद। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है, तो आदर्शवाद के अंतर्गत जो है वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित करिए। तो उसके क्रम को यहाँ पर ऊपर नीचे दिया गया है और इसे हमें क्या करना है, सही क्रम में लगाकर नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से क्या करना है, सही आंसर बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली इन सभी प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, ये आपको बताना है। तो आइए इसको सही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्रम में आपका आएगा आत्मसत्ता होना। क्या आएगा, आत्मसत्ता होना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को, जो गतिविधियां होती हैं उनकी जो चक्रीय क्रम होते हैं उसमें सबसे पहला आत्मसत्ता होना आपका आएगा। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका समायोजित करना आएगा। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पे रूपांतरण होना और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा यहाँ पर भिन्न मत होना। तो ये क्रम आपका चक्रीय क्रम के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आत्मसत्ता करना, तो आप ऐसे कर लीजिए। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे समायोजित करना, तो आपको इस तरीके से क्रम बना लेना है। और तीसरे नंबर पे है आपका रूपांतरण होना
और फिर चौथे नंबर पे है आपका भिन्न मत होना। तो ये देखिए जैसे क्रम हमने बनाया उसके अनुसार इन चारों में से कौन सा क्रम आपको सही लग रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्रम बनाया उसके अनुसार ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते हैं, निम्नलिखित में से किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, ये आपको बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से, बी ऑप्शन है योग्यता के अनुसार, और सी ऑप्शन है मनोदृष्टि के अनुसार, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई दो छात्र एक जैसा नहीं होता है, जाहिर सी बात है, और निम्नलिखित में से किस आधार पे वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिया गया पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा, पालन पोषण का मतलब किसी बच्चे का पालन पोषण अच्छे घर में जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर है उस घर में हुआ तो रहन सहन और उसके हाव भाव में अंतर आपको देखने को मिलेगा, और एक गरीब घर के बच्चे का आपको हाव भाव देखने को काफ़ी अंतर मिलता है। सामाजिक प्रतिष्ठा यानी कि प्रतिष्ठित व्यक्ति का एक बच्चा हो, चाहे पॉलिटिशियन हो गया या किसी आईएएस पीसीएस किसी भी मतलब ऊपर जो भी ओहदे होते हैं उनके बच्चे होंगे, तो उनमें और जो निचले तबके के जो बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलती है, भिन्नता, चाहे पढ़ाई को लेकर चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर, और योग्यता के मामले में भी जो है अलग अलग यहाँ पर होते हैं बच्चे। ठीक है, एक और दूसरा जो बच्चा होता है ये दोनों आपस में भिन्न होते हैं योग्यता की दृष्टि से, किसी की योग्यता बहुत ज़्यादा होती है किसी की बहुत कम। मनोदृष्टि यानी कि सब एक जैसा नहीं सोचता है, दो छात्र आप लेंगे तो दोनों का विचार अलग अलग हो सकता है यहाँ पर, तो मनोदृष्टि के हिसाब से भी जो है दो छात्र एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है, निम्नलिखित में से किन को सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सुदृढ़ीकरण के कारक को कहा जा सकता है इसमें से किस ऑप्शन को। पहला है प्रशंसा, बी ऑप्शन है सांकेतिक पुरस्कार। सुदृढ़ीकरण का मतलब कि किसी विद्यार्थी के अंदर जो है आप सुधार करना चाहते हैं, उससे यहाँ पर तात्पर्य है सुदृढ़ीकरण से, ये आपको याद रखना है। पहला है प्रशंसा, बी है सांकेतिक पुरस्कार, और सी ऑप्शन है किसी कार्य में सफल होना, और लास्ट में है ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है, यानी कि कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से कोई अनुक्रिया करता है, तो कई अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। आपका अपना गोल हो सकता है कि मुझे नेट जेआरएफ क्लियर करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, उसके लिए आप पढ़ाई करते हैं यानी अनुक्रिया करते हैं, किताब खोलते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कारण हो सकता है। यहाँ पर को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है, और निम्नलिखित में से किन सुदृढ़ीकरण को यहाँ पर कारक कहा जा सकता है। तो इसमें सभी आ जाएगा प्रशंसा, सांकेतिक पुरस्कार और किसी कार्य में सफल होना, ये आपका सारा राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, इसीलिए हमारा क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है प्रेमार्क सिद्धांत, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, सी ऑप्शन है पाओ लॉ एक्सपेरिमेंट, और डी ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपको राइट आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेमार्क सिद्धांत जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है या होमवर्क पूरा कर लेता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत या किस नियम के अनुसार ये लागू होता है, तो प्रेमार्क सिद्धांत के अंतर्गत ये लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मोर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है। इन चारों में से आपको बताना है कि मोर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है। पहला है सुधारात्मक वर्तनी, करेक्टिव स्पेलिंग, और बी है यहाँ पर सुधारात्मक पठन, करेक्टिव रीडिंग, और सी ऑप्शन है सुधारात्मक अधिगम, करेक्टिव लर्निंग, और यहाँ पर डी ऑप्शन है सुधारात्मक व्यवहार यानी करेक्टिव बिहेवियर। तो चारों में से राइट आंसर क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि
मोर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुधारात्मक वर्तनी यानी कि करेक्टिव स्पेलिंग से ये संबंधित शब्द है आपका मोर्फोग्राफ, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है, और बी ऑप्शन है विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं, सी ऑप्शन है सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? तो देखिए यहाँ पर शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है, ये आपका राइट हो जाएगा रचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। बी जो है विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं, ये भी आपका राइट है। और सी जो है सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग होता है, किसके अंतर्गत? यहाँ पर विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप। तो यहाँ पर ये तीनों आपका सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हम वस्तुओं और परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित से कौन सा शब्द जो है इस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है? यानी कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी स्थिति जो है प्रतिबिंबित करती है सही आंसर को? क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। इन सभी विकल्पों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो इसको प्रतिबिंबित करता है? पहला है स्कीमा, बी ऑप्शन है स्मरण शक्ति, सी ऑप्शन है संज्ञान, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। स्कीमा जो है हम वस्तुओं को, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये स्कीमा से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कराए वो सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इन 25 क्वेश्चन में से अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मिलता है। और इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन दूसरे दोस्तों के साथ जिनको यहाँ पर इस तरह के वीडियो की जरूरत है, उनके प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प उनको हो सकती है। यानी कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके बगल में जो बेल आइकन की ये घंटी होती है इसको आप प्रेस कर लीजिएगा, तभी इस चैनल पे कोई भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होगी, चाहे एग्जाम रिलेटेड या कोई कंटेंट रिलेटेड, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी जब सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन ऑन रखते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।